Good morning, students. Welcome again to the next topic. Again coming to the democracy and the need for it, and moving to the part 4. Part 4 जो है that is basically decision making mechanism. What are the decision making mechanism? Just to rewind, earlier we had seen about this democracy. The Abraham Lincoln had given the definition of the democracy, what is democracy, and then we had seen for the different types of parliaments and the dictatorship also, different type of governments we had seen, that were monarchy, theoretic state, secular state, dictatorship. Then in the last video you had seen about the basic principles of democracy, and then we had come to the elements of democracy. There were equality and freedom, and the last topic that I had discussed with you was about the right to information. Right to information basically वो आपकी right है, यानी आपका हक है कि आप गवर्नमेंट से पूछ सकते हैं कि पर्टिकुलर वेयर यू हैव इनकर्ड माई हार्ड अर्न्ड टैक्स, जो मैंने टैक्स दिया आपको उसको आपने कहाँ पे खर्च किया है। ये जो है ये राइट ऑफ टू इन्फॉर्मेशन के तहत आप पूछ सकते हैं। आपका अगर कोई पर्टिकुलर काम नहीं हो रहा है तो भी आप पूछ सकते हैं कि वाई दिस इज़ नॉट बीन हैपनिंग, वाई पर्टिकुलर रोड नहीं बन रहा है या कहीं पे पानी की टंकी नहीं बन रही है, अगर बनी है तो उसमें कितना खर्चा आया, वो वगैरह, ये सब राइट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट इज डिसीजन मेकिंग मैकेनिज़्म। डिसीजन मेकिंग मैकेनिज़्म बेसिकली यानी डिसीजन कैसे लिया जाएगा उसके बारे में डेमोक्रेसी में। मैंने पहले आपको बताया है डेमोक्रेसी में हमेशा एक बात ध्यान रखना, देयर इज़ अ लॉ विच इज़ रिटन, और वो जो रिटन लॉ है उसको हम लोग कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअली में रिटन लॉ है डेमोक्रेसी का, एंड ये जो लॉ है ये बेसिकली कई लोग लर्नड पर्सन है। मैंने आपको बताया कि दैट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बैठ के ये सब डिसाइड किया था, उनकी कमेटी थी, अकेले नहीं थे, कमेटी थी। सो नाउ कमिंग टू द डिसीजन मेकिंग मैकेनिज्म, द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्रीज आर मोस्टली रिटर्न। हमेशा ऐसा वर्बल नहीं होता है। कुछ कंट्रीज़ में मैंने कहा था कि वर्बल कम्युनिकेशन, कि भाई राजा ने बोल दिया है कि ये रूल है, दैट रूल बिगिंस। सो बट यहाँ पे डेमोक्रेटिक कंट्री में ऐसा नहीं होता, देयर इज़ ऑलवेज ए रिटन लॉ एंड एवरीबडी हैव टू फॉलो दैट लॉ विथ ए स्पेसिफिक द नेचर एंड द पावर ऑफ द गवर्नमेंट। यानी रिटर्न जो डॉक्यूमेंट होता है, देयर इज़ ए रिटर्न डॉक्यूमेंट एंड इसमें क्या बताते हैं रिटर्न डॉक्यूमेंट में कि पावर क्या है गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट का पावर कितना है, क्या है, ये सब उस रिटर्न डॉक्यूमेंट में लिखा गया है। द कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाइज द पावर ऑफ द 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। 3 ऑर्गन्स कौन से हैं बच्चों? या लेजिस्लेचर, then comes the executive के बाद है जुडिशरी। यानी ये मिलके ये 3 ऑर्गन्स है गवर्नमेंट के, और ये पूरी गवर्नमेंट को चलाते हैं। लेजिस्लेचर यानी जिनको हम लोग इलेक्ट करके भेजते हैं वो लोग, MP, MLA वगैरह जो है। एग्जीक्यूटिव्स, दे आर द IAS ऑफिसर्स, RAS ऑफिसर्स, ये जो ऑफिसर्स होते हैं बड़े बड़े, कलेक्टर वगैरह जो एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट देखते हैं। देन कम्स द जुडिशरी यानी जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जो जजेस वगैरह हैं ये लोग इसमें जुडिशरी में आते हैं। तो ये जो है
कॉन्स्टिट्यूशन सभी को पावर स्पेसिफाई करता है कि आपका क्या पावर है, आपका क्या पावर है और आपका क्या पावर है। एंड दे कैनॉट कि ये नहीं कि मैं पावरफुल हूँ तो मैं कुछ भी करूँ, बट कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा गया वो ही पावर उसको यूज़ कर सकता है। तो यहाँ पे हम लोग अब धीरे धीरे एक एक करके आगे का पढ़ेंगे कि लेजिस्लेचर है वो क्या है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं लेजिस्लेचर। ओके, तो लेजिस्लेचर क्या है? व्हाट इज द लेजिस्लेचर? द पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव। मैंने आपको कहा कि जो हम लोग MP MLA जो इलेक्ट करके भेजते हैं गवर्नमेंट में, दोज आर द लेजिस्लेचर। पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव टू द लेजिस्लेचर। द लेजिस्लेचर में कंप्राइज 1 हाउस और 2 हाउस। राजस्थान में 1 हाउस है, कुछ जो बड़े स्टेट्स हैं वहाँ पे 2 हाउस भी होते हैं वो, एंड दैट इज़ देयर आर 2 हाउसेस। तो यहाँ पे हमारे एक ही है। आर यूनियन लेजिस्लेचर इज पार्लियामेंट। हमारे यूनियन में स्टेट में होता है, स्टेट यहाँ से समझाता हूँ कि यूनियन यानी ये होती है दिल्ली में, इसके फिर नीचे आते हैं स्टेट आते हैं। स्टेट में स्टेट का जो कैपिटल होता है वहाँ पे होती है, इट में भी 1 और 2 हाउसेस दोनों हो सकती है। यहाँ पे दिल्ली में जो है यहाँ पे अपनी 2 हाउस है, 1 जिसको हम लोग कहते हैं लोकसभा एंड द अदर इज राज्यसभा। लोकसभा एंड राज्यसभा, ये 2 हाउसेज है, लोकसभा एंड राज्यसभा, जो यूनियन में है। एंड स्टेट में 1 भी हो सकती, 2 भी हो सकती। राजस्थान में पर्टिकुलरली अगर आप मैं कहूँ तो वहाँ पे 1 हाउस है। एंड महाराष्ट्र देयर आर 2 हाउसेस, और कुछ और बड़े स्टेट्स हैं जहाँ पे 2 हाउसेस भी हैं। ओके, नाउ पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव टू द लेजिस्लेचर, और लेजिस्लेचर में कंप्राइज 1 हाउस 2 हाउस। आर यूनियन लेजिस्लेचर इज पार्लियामेंट। हमारा जो यूनियन लेजिस्लेचर है इसको हम लोग कहते हैं पार्लियामेंट। ओके, ये यूनियन लेजिस्लेचर है और ये दिल्ली में है। एंड इट कंसिस्ट ऑफ 2 हाउसेस। ये 2 हाउस है, एक है लोकसभा, एक है राज्यसभा, और ये लोकसभा राज्यसभा। द यूनियन लेजिस्लेचर हैज़ द पावर टू मेक द लॉ फॉर द होल कंट्री। ये जो है ये पूरी कंट्री के लिए लॉ बनाते हैं, ऑल ओवर द इंडिया। ये जो भी लॉ बनाएंगे पूरे कंट्री के लिए बनाएंगे, ना कि पर्टिकुलर स्टेट के लिए बनाएंगे। ओके, द प्रपोजल फॉर अ लॉ इज कॉल्ड, और ये जो जैसे कि लॉ बनाना है, तो जब लॉ बनता है तो उसका इनिशियल स्टेज होता है बिल, इसको कहते हैं बिल, कि बिल पेश हुआ। आपने सुना होगा कई बार, अगर यू आर हैबिचुअल ऑफ सेइंग द न्यूज़ में होता है कि आज ये बिल पेश हुआ, आज वो बिल पेश हुआ। तो ये पर्टिकुलर एक्चुअली में इनिशियल स्टेज ऑफ द लॉ है। तो बिल जो है ये पेश होता है लोकसभा में, देन इट गोज़ टू राज्यसभा, एंड फाइनली प्रेसिडेंट जब उस पर एग्री कर जाते हैं तो ये एक लॉ बन जाता है। ओके, तो यहाँ पे जो बिल है इसको कई स्टेज से पास होना पड़ता है। इट हैव टू पास फ्रॉम द सेवरल स्टेजेस बिफोर इट बिकम्स एन एक्ट। इसको लोकसभा जाना होता है, देन इट गोज़ टू राज्यसभा, और फिर प्रेसिडेंट के पास जाते हैं, एंड देन इट बिकम्स एक्ट। ये सीक्वेंस है बिल का। लोकसभा जाएगा, राज्यसभा जाएगा, देन प्रेसिडेंट उसको अप्रूवल करेगा। जब ये लोग सब लोग एग्री कर जाएंगे, यहाँ पे लगभग हमारे 544 मेंबर्स हैं, एंड यहाँ पे लगभग 250 के लगभग के मेंबर्स हैं। तो ये लोग सब, यहाँ पे हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो यहाँ बैठते हैं। ओके, ये आपने पढ़ा ही होगा पहले छोटी क्लासों में। देन तो ये जब ये लोग एग्री कर जाते हैं, ये लोग इनको किसने भेजा है? हम लोगों ने, हमने भेजा है इनको। जो भी वोटिंग डालते हैं वो लोग ये
इलेक्ट करके वहाँ पे भेजते हैं और ये लोग बैठते हैं पार्लियामेंट में, और अगर कोई रूल बनाना है तो उसको बिल कहा जाता है, और बिल पहले लोकसभा में पास होना चाहिए कि सभी एग्री करने चाहिए कि हाँ ठीक है ये लॉ अच्छा है, देन इट गोज़ टू राज्यसभा, और जब राज्यसभा में चला जाता है और दोनों ही हाउस अप्रूव कर देते हैं, देन प्रेसिडेंट नॉर्मली साइंस एंड देन इट बिकम्स एन एक्ट। और ये एक्ट कहाँ रहेगा? ऐसा नहीं कि खाली दिल्ली में रहेगा, नहीं, इट विल बी होल कंट्री, इट इज़ वैलिड फॉर द होल कंट्री। ओके, ये ध्यान रखना बच्चों। When both the houses have passed a bill, it is sent to the president for his assent. After the president's assent, it become an act. Act को एक और भी भाषा कह सकते हैं आप, सिंपल भाषा, लॉ। It becomes a law. तो यहाँ पे हमने देखा है कि ये जो है डिसीजन मेकिंग, इसमें लेजिस्लेचर होता है, लेजिस्लेचर के बाद लेजिस्लेचर में बेसिकली देयर आर पार्लियामेंट होता है, ये यूनियन में होता है पार्लियामेंट, और स्टेट में होता है देयर में भी 1 हाउस 2 हाउसेस। ओके, और लोकसभा और राज्यसभा ये 2 हाउस हैं अपने पार्लियामेंट के इंडिया में। ओके, एंड राज्य जैसे इस राज्य में, स्टेट में 1 हाउस हो सकता है, 2 हाउस भी हो सकते हैं। राजस्थान में मैंने आपको पर्टिकुलरली बताया है कि हमारे यहाँ सिर्फ 1 ही हाउस है। ओके, एंड देन ये भी अब ये बता रहे हैं कि कैसे एक बिल, लॉ कैसे बनता है। लॉ कैसे बनता है कि जब भी कोई, अगर आपको लगे कि ये पर्टिकुलर लॉ होना चाहिए, देन लोकसभा में आपको बिल पेश करना होता है, एंड जब बिल पेश किया जाता है तो ये बिल लोकसभा में जाता है, देन इट गोज़ टू राज्यसभा, और फिर प्रेसिडेंट ओके करेंगे। जब ये दोनों पास होगा प्रेसिडेंट, तो ये एक्ट बनेगा। एक्ट या सिंपल लैंग्वेज में यू कैन से द लॉ, एंड दिस इज़ वैलिड टू द होल कंट्री। ओके, ये बच्चों ध्यान में रखना कि होल कंट्री के लिए होता है तो वो पार्लियामेंट में होता है। तब अब नया वी विल कमिंग टू द नेक्स्ट, ये हो गया लेजिस्लेचर। ओके, सो यू हैव अंडरस्टूड द लेजिस्लेचर। तो अब आते हैं नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट क्या था अपना? या दैट वाज एग्जीक्यूटिव्स। ओके, एग्जीक्यूटिव मैंने आपको पहले बताया कि एग्जीक्यूटिव्स कौन होते हैं। ये अपने जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये इसके अलावा जो डेमोक्रेसी में ये ऑफिसर्स होते हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं, वो सब द एग्जीक्यूटिव्स। सो एग्जीक्यूटिव्स कौन है? ओके, नाउ मूविंग, द एग्जीक्यूटिव इज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ डेमोक्रेसी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है डेमोक्रेसी में। एक्चुअली डेमोक्रेसी में एवरीबडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एवरीबडी, इनफैक्ट यू आर आल्सो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि कल आप बड़े होंगे, आप लोग वोट करेंगे, एंड यू विल बी इलेक्टिंग द गवर्नमेंट। जो अच्छी गवर्नमेंट इलेक्ट करेंगे तो अच्छा काम होगा। ओके, सो एवरीबडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट ऑफ, अब पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स। अब पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स कौन हैं? कंसिस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इसमें हमारे आगे प्राइम मिनिस्टर एंड उनका जो काउंसिल है ऑफ मिनिस्टर्स, यानी जो मिनिस्टर, जैसे रेलवे मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर है, ये सब दे आर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स। दे टेक पॉलिसी डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल। इनको किसने बनाया? हमने इलेक्ट करके इनको वहाँ भेजा, एंड दे बिकेम द मिनिस्टर, और ये हमारे बिहाफ पे ये लोग लॉ बनाएंगे। ओके, decision on behalf of the people. The prime minister is the leader of the majority or an alliance in the Lok Sabha. प्राइम मिनिस्टर कौन होता है? जो सबसे बड़ी पार्टी होती है लोकसभा में, उसका जो हेड होगा
ही विल बी द प्राइम मिनिस्टर। एंड हमने पहले भी पढ़ा है अपोजिशन आल्सो प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल। कई बार होता है कि पूरी मेजॉरिटी नहीं मिलती है, लाइक सपोज वी हैव 540 सीट्स, सो इसका जो आधा होगा दैट विल बी 270 सीट्स अगर आती है तो उसका हेड प्राइम मिनिस्टर बनेगा। ओके, बट इफ़ 260 नहीं आती तो दूसरी पार्टी और मिल जाएगी इसमें, एंड देन द प्राइम मिनिस्टर विल बी फॉर्म्ड। ओके, उसको इलेक्ट करके वो द प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी और एन अलायंस इन द लोकसभा। द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इम्प्लीमेंट्स द लॉ मेड बाय पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में अभी आपने देखा था लॉ कैसे बनता है, और इसका इम्प्लीमेंटेशन इनके ऊपर है। प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ऑल लॉज हैव टू बी विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसा नहीं कि लॉ कुछ भी बना दो, लॉ भी बनेगा दैट टू शुड बी इन द फ्रेमवर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही लॉ बनाया जाना चाहिए। समटाइम्स न्यू लॉज हैव टू बी पास टू मीट न्यू प्रॉब्लम्स। कई बार होता है नए लॉ बनाने, कुछ नए प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, ओके, तो वहाँ पे नए लॉज बनाए जाएंगे। नहीं कि ऐसा नहीं कि बहुत पुराने लॉज चल रहे हैं वो चलते रहेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता। तो जैसे सिचुएशन क्रिएट होगी उस हिसाब से, अगर अभी आप देख रहे हो ये हमारे लॉ तो है पहले से, मगर अब इम्प्लीमेंट हो रहा है यहाँ पे कि हेलमेट पहनो, हेलमेट पहनो, प्लस सी नाउ दिस इज़ द कोरोना टाइम एंड सभी को मास्क पहनना है। मैंने जस्ट अभी खोला है, वैसे मैं पहन के रखता हूँ, एंड आई विल जस्ट शो यू द मास्क आल्सो। सी दिस इज़ माई मास्क एंड आई नॉर्मली वियर इट व्हेन आई एम गोइंग आउटसाइड। ओके, देन ये जो मास्क का जो लॉ निकाला है कि यू विल हैव टू पे 200 इफ़ यू आर नॉट, और अगर दुकानदार तो ये लॉ क्या है, ये टाइम टू टाइम निकाला है। ओके, देन all laws have to be within the framework of the constitution. Sometimes new laws has to be passed to meet the new problem. The law regarding the right to information passed in was to, और right to information जिसको हम लोग कहते हैं RTI, right to information 2005 में पास हुआ था। ओके, ये क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट चाहती थी कि ट्रांसपेरेंसी आए, यानी पीपल को पता चलना चाहिए कि हम लोग कहाँ पे कितना खर्च कर रहे हैं, एंड देयर वर प्रोटेस्ट फ्रॉम द पीपल आल्सो कि हमारा जो टैक्स का अमाउंट है वो गवर्नमेंट इधर उधर खर्च कर देती है। तो ये जो RTI लॉ बना, ये पर्पज़ इसी का यही सॉल्व करना था कि अगर किसी को इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो RTI लॉ, ये लॉ है, इसके तहत आप गवर्नमेंट से पूछ सकते हो कि हमारा पैसा कहाँ पे आपने खर्च किया। ओके, देन these are the political executives. The central government makes policy decision on subjects like defense, foreign affairs, finance, railways, etc. In implementation of the law, the ministers are helped by IAS officers, other officers who constitutes bureaucracy. तो यहाँ पे इनका जो ये पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स हो गए। अब सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी लॉज बनाएगी तो वो किसके रहेंगे? डिफेंस ऑफ द कंट्री, ये कौन बनाएंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट। देन फॉरेन अफेयर्स, तो जो फॉरेन अफेयर्स है यानी विदेश से जो भी हम लोग बातचीत करते हैं, जो भी रिलेशन मेंटेन करते हैं, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। देन फाइनेंस एंड रेलवेज, तो ये चीज़ें के बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट, और भी कई डिसीजन हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट में आते हैं, ये बेसिकली कुछ बता रहा हूँ। इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉ द मिनिस्टर आर, और अब ये तो जाके वहाँ पे लॉ इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे,
ऐसा थोड़ी कि प्राइम मिनिस्टर जाके बोलेगा कि हेलमेट पहनो, नहीं, ऐसा नहीं। तो यहाँ पे कौन इनको हेल्प करेगा? देयर विल बी ब्यूरोक्रेट्स। ब्यूरोक्रेसी जो होती है, ब्यूरोक्रेसी में कौन? ब्यूरोक्रेट्स जिनको हम लोग कहते हैं लोग बाग को, और ये ब्यूरोक्रेसी कहलाती है। ब्यूरोक्रेट्स कौन होते हैं? आईएएस ऑफिसर्स। IAS officers and other officials, ये लोग सब उनकी हेल्प करेंगे फॉर मेकिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ। सो जस्ट टू मग अप द एग्जीक्यूटिव्स, इसमें पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, इसमें प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, एंड ये जो लोग हैं ये लोग लॉ बनाते हैं ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल के बिहाफ पे, क्योंकि हमने उनको इलेक्ट किया तो वो हमारे बिहाफ पे लॉ बनाते हैं। एंड दिस लॉज आर मेड pertaining टू सिचुएशन आल्सो। लाइक 2005 में RTI का एक्ट आया था, एंड जो ये है RTI का एक्ट, दिस वाज बिकॉज पीपल वांटेड टू नो वेयर देयर टैक्स अमाउंट इज गोइंग। ट्रांसपेरेंसी यानी खुलापना, कि एकदम कि मैं एकदम साफ़ हूँ, मेरे को आप जब चाहो पूछ सकते हो। तो गवर्नमेंट ने ऐसा रूल निकाला, RTI करके एक्ट निकाला कि आप हमसे पूछ सकते हो, पीपल को जिसको भी इंफॉर्मेशन चाहिए दे कैन आस्क द पीपल। ओके, देन वी हैव कम टू नो दैट प्राइम मिनिस्टर एंड दिस पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स, यानी जो सेंट्रल में बैठते हैं, दे मेक द बेसिकली डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, फाइनेंस, रेलवेज एक्सेट्रा। ओके, और भी बाकी कुछ हैं जिनके बारे में वो लोग डिसीजन में। अब इनको लॉज तो बना दिया उन्होंने, अब इम्प्लीमेंट कैसे करोगे? ओके, इम्प्लीमेंटेशन के लिए, हेल्प के लिए पूरी ब्यूरोक्रेसी है। ब्यूरोक्रेसी क्या होता है? जैसे प्राइम मिनिस्टर हो गया, उसका मिनिस्टर हो गया, वो लोग, उनके नीचे पूरा ब्यूरोक्रेट्स हैं, वहाँ पे IAS ऑफिसर्स और बहुत सारे ऑफिसर्स बैठते हैं। और जैसे आप लोग यहाँ से यहाँ पे जाओगे, भीलवाड़ा की बात करें तो यहाँ पे देयर इज़ कलेक्टर के नीचे SP भी है, और एडिशनल SP भी है, और फिर ट्रैफिक वाले भी हैं। ये लोग सब लॉ जो बनाया है उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। लाइक हेलमेट का अभी इम्प्लीमेंटेशन चल रहा है, तो सभी लोग को ये है कि जो हेलमेट नहीं पहनता है उसको फ़ाइन लगाओ। तो ये एक तरीके से इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ है, जो आज अभी आप देख भी सकते हैं। ओके, सो बेसिकली दिस इज़ द एग्जीक्यूटिव्स। नाउ कमिंग नेक्स्ट विल बी द जुडिशरी। जस्ट गो थ्रू द लेसन वंस and you will be, again, it is not a very hard lesson, very easy. You have to understand the mechanism. Okay, then comes the judiciary. अब जुडिशरी यानी, जुडिशरी से क्या आता है? जज यानी कोर्ट, यानी हमारा कोर्ट्स क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि अलग अलग कोर्ट्स होते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, उसके बाद हाई कोर्ट होता है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट होता है, इसके अलावा और अलग अलग टाइप के कई कोर्ट्स हैं। ओके, द जुडिशरी कोर्ट्स इम्प्रेट्स द लॉ एंड पनिश द लॉ ब्रेकर। इनका काम क्या है? दैट इंटरप्रेट्स द लॉ एंड पनिश द लॉ ब्रेकर। अगर आप लॉ को ब्रेक करोगे तो आप बन जाओगे लॉ ब्रेकर, और अगर लॉ ब्रेकर बन गए तो कोर्ट आपको सजा देगी। ओके, सो कोर्ट का बेसिकली जो फंक्शन है, इट इज़ टू पनिश द लॉ ब्रेकर्स, इट प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ पीपल। इसके अलावा प्रोटेक्ट, क्या प्रोटेक्ट करते हैं? फंडामेंटल राइट्स
ऑफ पीपल। राइट क्या है, जैसे राइट टू इन्फॉर्मेशन था, हमारा राइट है वो, तो हमारे जो भी राइट्स हैं उसको प्रोटेक्ट करती है। अगर हमें जैसे गवर्नमेंट से खफा है, गवर्नमेंट हमारा कहना नहीं मान रही, तो वी कैन गो टू द कोर्ट कि हमारा पर्टिकुलर राइट को इम्पीच किया जा रहा है। ओके, ऑल्सो डील्स विद द सिविल एंड क्रिमिनल केसेस। और इसके अलावा सिविल एंड क्रिमिनल केसेस तो आपने सुने होंगे, जैसे कोई किसी को मार के चला जाता तो उसके बारे में जो डिसीजन लेना, दैट आल्सो इज टेकन बाय द कोर्ट। ओके, देन तो ये काम है जुडिशरी का, एंड इट इंटरप्रेट्स द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अलावा अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई समझने में किसी को कोई प्रॉब्लम है कॉन्स्टिट्यूशन में, दैट इज़ द रिटन लॉ ऑफ द डेमोक्रेसी, उसको समझने में तो कोर्ट इसको भी इंटरप्रेट करेगी, इंटरप्रेट्स कॉन्स्टिट्यूशन। इंटरप्रेट्स कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब हो गया कि कॉन्स्टिट्यूशन को जो भी लिखा है उसको आपको सरल शब्दों में, सरल भाषा में आपको वो समझाएगी। ओके, एंड जुडिशरी प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन डेमोक्रेसी। जुडिशरी का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है किसी भी डेमोक्रेसी में, अगर है तो जुडिशरी बहुत इम्पोर्टेंट होती है। ओके, इट शुड बी फ्री फ्रॉम इंटरफेरेंस एंड ऑफ द एग्जीक्यूटिव्स एंड लेजिस्लेचर। और जुडिशरी का बेसिक प्रॉब्लम क्या आती है, जब वो लोग हैं प्राइम मिनिस्टर, वो जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स हैं, फिर IAS ऑफिसर्स, ये जो हैं, ये इससे अगर फ्री रहे तो बहुत अच्छा होता है। इट शुड बी फ्री फ्रॉम इंटरफेरेंस ऑफ, ये लोग वहाँ पे इंटरफेयर नहीं करें, कोई इन लोगों को अगर इंटरफेयर नहीं करेंगे, देन इट इज़ द मोस्ट पावरफुल इन डेमोक्रेसी। ओके बच्चों, तो जुडिशरी भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। एंड अब देखो जुडिशरी का आगे मैंने लिखा आपका कोर्ट क्या करते हैं, कोर्ट का काम होता है लॉ ब्रेकर को पनिश करना। ओके, और लॉ ब्रेकर को पनिश करने के साथ साथ वो एक और काम करती, दैट इज़ द प्रोटेक्टिंग द राइट ऑफ द पीपल, यानी जो पीपल है उनकी राइट्स को भी उसको प्रोटेक्ट करना है। इसके अलावा इट आल्सो इंटरप्रेट्स द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ लिखा है और उसका इंटरप्रिटेशन करना है तो जो कोर्ट है दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल, और जो कोर्ट कह देगा वो मान लिया जाएगा। ओके, एंड इसके अलावा कोर्ट भी दो तरह के होते हैं, सिविल भी होते हैं एंड देन दिस क्रिमिनल आल्सो। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट is the one more thing, protection interest of minorities, protection of interests of minorities। अब बच्चों ये क्या है, लास्ट टाइम हमने देखा था माइनॉरिटीज़ जो है, माइनॉरिटीज़ आर दोज पीपल जो एक पर्टिकुलर कंट्री में बहुत ही कम लोग होते हैं, एंड द अदर्स आर मैनी, लाइक वी हैड सीन द केस ऑफ पाकिस्तान में हमने देखा था कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा मुस्लिम हैं और वो इस्लामिक कल्चर को फॉलो करते हैं, और वहाँ पे इस्लाम को ही वो जो कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इज़ अकॉर्डिंग टू इस्लाम, और जो भी लॉज रूल्स जो भी बनेंगे दैट वुड बी एज पर द इस्लामिक लॉ। तो यहाँ पे मगर दूसरे कई कंट्रियों में जो माइनॉरिटी, अब वो क्या करें, जैसे इंडिया की ले लो, इंडिया में देयर आर मुस्लिम्स विच आर इन माइनॉरिटीज़, जैन्स विच आर अगेन इन माइनॉरिटीज़,
देन सिख्स आर देयर, सिख है, जैन है, मुस्लिम्स है, देन क्रिश्चियंस आर देयर, और ऐसे कई हैं जो माइनॉरिटीज़ में। अब इफ़ इट वाज नॉट ए डेमोक्रेटिक कंट्री, तो हो सकता है कि जो हिंदुज़म है, हिंदू हैं, वो लोग अपना जो रूल है उसको इम्प्लाई करें, मगर नहीं, ऐसा नहीं है। वी आर द सेक्युलर कंट्री, इंडिया इज़ ए सेक्युलर कंट्री, और यहाँ पे माइनॉरिटीज़ का जो इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। यानी वो अपना जो वर्शिप जो जगह है वो बना सकते हैं, दे आर रेडी गिवन द राइट टू फॉलो देयर रिलीजन और विदाउट इंटरप्रेटिंग अदर रिलीजन। द लॉ आर पास्ड फॉर्म बाय ए मेजॉरिटी वोट इन द लेजिस्लेचर। लॉ कब बनता, मैंने आपको वह भी बताया था कि जब वो मेजॉरिटी आ जाती है तभी वो लॉ बन सकता है। ओके, द लॉ आर पास्ड बाय ए मेजॉरिटी वोट इन द लेजिस्लेचर। ऑल द मेंबर्स कैन नॉट होल्ड द सेम ओपिनियन। सी ऐसा होता है ना बच्चों कि आपको लगता है कि ये काम अच्छा है, जबकि आपके भाई को लगता है कि ये काम नहीं अच्छा नहीं है, और किसी को लगता है अच्छा है, तो एवरीबडी का, हर एक का डिसीज़न एक नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे तो 540 तो अपने लगभग 545 तो लोकसभा में है, एंड राज्यसभा में भी लगभग 250 है। तो ये लोगों का डिसीज़न कैसे एक हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे जो मेजॉरिटी होगा वो ही लॉ होगा। मेजॉरिटी के बाद प्रेसिडेंट भी है। ओके, मेजॉरिटी वोट इन द लेजिस्लेचर, ऑल द मेंबर्स कैन नॉट होल्ड द सेम ओपिनियन ऑन एनी इशू, सो मेजॉरिटी ओपिनियन प्रिवेल्स, बट द गवर्नमेंट कैन नॉट इग्नोर द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़। मेजॉरिटी का तो काम होगा, मगर व्हाट अबाउट दिस माइनॉरिटीज़, तो गवर्नमेंट इनका भी ध्यान रखेगी। दैट इज, बट गवर्नमेंट कैन नॉट इग्नोर द इंटरेस्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ द प्रोविजन टू प्रोटेक्ट। और इसीलिए यहाँ पे आता है, जब गवर्नमेंट तो मेजॉरिटी का तो हिसाब से चलती है, तो यहाँ पे आता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इज़ ए रिटन लॉ, और उसमें they have taken care of the minorities also. Our constitution has provisions to protect the interest of religion, linguistic and religious minority. Regional, linguistic और अलग अलग देखो, regional, linguistic and then comes the religious। ये अलग अलग माइनॉरिटीज़ हैं। तो रीजनल होती है पर्टिकुलर रीजन के अकॉर्डिंग, कि ये पर्टिकुलर, जैसे कुछ आदिवासी पर्टिकुलर एक रीजन में रहते हैं, वो बहुत ही कम लोग हैं, उनकी आबादी बहुत कम है, तो उनकी भी प्रोटेक्ट करेगा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। लिंग्विस्टिक यानी जो लैंग्वेज के अकॉर्डिंग या जो बहुत ही कम है, तो उनकी भी प्रोटेक्शन करेगा। एंड देन इज़ रिलीजियस। रिलीजियस मैंने अभी जस्ट नाउ आई हैव टोल्ड यू देयर आर मैनी रिलीजियस माइनॉरिटी रिलीजन इन इंडिया। ओके, फॉर एग्जांपल द माइनॉरिटीज़ हैव द राइट टू कंजर्व देयर लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर। माइनॉरिटीज़ को राइट है कि वो अपनी जो लैंग्वेज है उसको बचा के रखें, स्क्रिप्ट जो वो लोग के यहाँ पे जो भी स्क्रिप्चर्स हैं उसको बचा के रखें, और कल्चर, दे कैन फॉलो देयर ओन कल्चर। जैसे नॉर्थ ईस्ट में कई ऐसे छोटे छोटे राज्य हैं जो कुछ ही हज़ारों में लाखों में ही हैं, और उनका जो कल्चर है देयर इज़ वेरी डिफरेंट। तो ऐसा नहीं कि पूरे जो इंडिया का जो कल्चर होगा दे हैव टू बी फॉलोड, बट सी हमारे यहाँ पे गुड फ्राइडे भी मनाते हैं, क्रिसमस भी मनाते हैं, तो ईद भी मनाते हैं, ओके, दिवाली भी मनाते हैं, होली भी मनाते हैं। ऐसा नहीं कि ये नहीं कर सकते हो आप कि गुड फ्राइडे नहीं मना सकते हो, ईद नहीं, सब मनाओ। ओके, दिस इज़ टेकन केयर बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन ने इनकी राइट को प्रोटेक्ट करते हैं। ओके,
conserve their language के. The minorities also have the right to establish educational institution. इसके अलावा minorities को right है कि वो educational institution भी बना सकते हैं. ओके, यानी वो लोग अपने स्कूल खोल सकते हैं, कॉलेज खोल सकते हैं, यूनिवर्सिटी खोल सकते हैं, वगैरह वगैरह. ये जो हैं ये माइनॉरिटीज़ के अकॉर्डिंग, जैसे कहीं आपने देखा होगा कि जैन विद्यालय है, तो ये माइनॉरिटीज़ का अपना बनाया हुआ है एंड दे विल मे गिव द प्रेफरेंस टू माइनॉरिटीज़, बट दे कैन नॉट इग्नोर अदर आल्सो. ओके, तो यहाँ पे हमने ये 4th पार्ट जो है वी विल बी फिनिशिंग हियर. ओके, सो दिस वाज द प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ. तो आज हमने क्या देखा बेटा? दैट वाज द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज. जस्ट गो थ्रू द वीडियो. इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, you can, I am always there for you. Okay, thank you very much.